हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्रीति कुमारी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज से हम लोग आपका मैथ पेडागोजी का क्लास शुरू कर रहे हैं। ये पहला क्लास है आपका। ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपके एग्जाम तक। साथ साथ हम लोग जो भी क्लास करेंगे उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें। ठीक है, चलिए सब लोग आ जाइए और उसके बाद शुरू करते हैं इसको। तो आज से हमारा जो क्लास चलेगा वो गणित शिक्षण शास्त्र का होगा। ये जितने भी कोर कॉन्सेप्ट हैं उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ इसका जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग साथ साथ करते चलें। ठीक है, तो करें इस क्लास को। ओके, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि सीटेट जो सितंबर 2026 का एग्जाम होने वाला है, तो डर लग रहा है सीटेट को लेकर। बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है कृति, क्योंकि हम लोग हैं आपके साथ। बिल्कुल हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस थोड़ा सा फोकस रखिएगा, फोकस बना के रखिएगा, क्लास रेगुलर करिएगा और प्रैक्टिस सबसे जरूरी चीज है। चलिए, तो ये पेपर वन बैच जो है वो हम लोग के यहाँ अभी ऑफर प्राइस चल रहा है 399 में। तरीके से पेपर टू का बैच भी 399 में अभी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों है, किसी किसी बच्चे का अगर दोनों है यानी पेपर वन और टू दोनों है तो वो कॉम्बो ले सकते हैं 699 में। ये जो है ये आज से इसका एकदम चलता रहेगा क्लास रेगुलर सारे सब्जेक्ट्स का। मैथ्स पेडागोजी अभी हम कर रहे हैं, मैथ पेडागोजी क्लास डेली आपकी लगेगी। ठीक है, इसी टाइम में लगभग लगेगी। ठीक है, तो ये अब रेगुलर चलता रहेगा तब तक जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए, और इसकी वैलिडिटी आगे भी है। ठीक है, आगे भी ये बढ़ जाएगी। ठीक है, एग्जाम आपका जो है वो है 6 सितंबर 2026 को, आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन इस बैच की वैलिडिटी जो होगी वो होगी 30 अप्रैल 2027 तक। ठीक है, ठीक है। हम समझते हैं कि सबका हो ही जाएगा, सारे लोग सीटेट में सफल हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो ये जो बैच आप खरीदेंगे अभी, इसकी वैलिडिटी जो है वो 30 अप्रैल 2027 तक होगी। ठीक है बात। ठीक है, चलिए जी सर जी, आज से आप लोग के अनुसार चलूंगी सर जी। बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल इसी तरीके से आप चलिए, एकदम सफल होइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग आपके लिए हैं और एकदम लगे रहेंगे, बिल्कुल आपका साथ नहीं छोड़े। चलिए, तो शुरू करें हम लोग अपना क्लास आज का। सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है मैथ के पेडागोजी में, वो पढ़ना है मैथ के बारे में। व्हाट इज मैथ। ठीक है, मैथ का शिक्षण शास्त्र क्यों, मैथ क्यों पढ़ना जरूरी है, तो ये समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथ का जो नेचर है वो कैसा होता है, गणित की प्रकृति कैसी होती है। और साथ ही साथ मैथ क्या है, एक लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं मैथ्स के अंदर हम लोग। तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग कि ये तार्किक सोच किस तरीके से करना होता है। ठीक है, चलिए, तो मैथ क्या है, तो मैथ में हम लोग तर्क, प्रतिरूप और सत्य के आधार पे इसकी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, यानी मैथ जो है वो एक लॉजिक, पैटर्न और ट्रूथ पे बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, जो कि आज हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे, उसकी ब्यूटी को समझेंगे, उसकी खूबसूरती को हम लोग समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि मैथ की जो दुनिया है, मैथ की जो दुनिया है वो कैसे तर्क पे आधारित है। ठीक है, कैसे वो पैटर्न यानी प्रतिरूप पे आधारित है और कैसे उसमें एक सत्य की खोज करते हैं हम लोग। मतलब एक ही ट्रूथ होता है उसमें, एक ही आंसर होता है। मैथ्स को आप चाहे जितने भी तरीके से बनाइए, आंसर एक ही होगा, मतलब टोटली लॉजिकल होगा। ठीक है, तो ये हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि गणित की मूल प्रकृति क्या है, यानी कोर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। तो गणित केवल संख्याओं और गणनाओं तक सीमित नहीं है। ठीक है, गणित केवल नंबर और कैलकुलेशन तक बेस्ड नहीं है, यह सोचने का एक तरीका है। दरअसल ये एक थिंकिंग स्किल है। ठीक है, इसके तहत हम लोग सोचते हैं। ठीक है, कि चीजें कैसे होंगी। तर्क की एक भाषा है, यानी लॉजिकली कोई भी डिसीजन जो होता है मैथ के अंदर, कुछ भी हम लोग जो बनाते हैं उसका लॉजिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, ये प्रूफन है। ठीक है, ऐसे ही सोच के नहीं किया गया है, कुछ भी लिख देना है अमूर्त रूप से जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मान लिए, माना, फिर भी उसको एक लॉजिकल तरीके से आगे ले जाते हैं और उसका एक आंसर होता है। ठीक है,
चलिए, तो ये तर्कों की भाषा है जहाँ एक हर चीज का लॉजिक होता है, हर चीज का तर्क होता है, ठीक है, और हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक शक्तिशाली साधन है। कोई भी चीज जो हो रहा है आज के डेट में, हम लोग जो आसपास करते हैं वो सब मैथमेटिकल चीजों पे ही बेस्ड होती है, ठीक है, उसी पे आधारित होती है। अपने मूल रूप में गणित प्रतिरूपों यानी पैटर्न की खोज करना, कोई भी पैटर्न का खोज करना, तार्किक आर्ग्यूमेंट्स का निर्माण करना, ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंट जो होता है मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट, वो पूरी तरीके से तर्कों के आधार पे होता है। और साथ ही साथ इसमें सत्य की खोज करने के बारे में हम लोग जिस चीज में पढ़ते हैं वो होता है हमारा मैथमेटिक्स, ठीक है। आपके लिए यहाँ बाइलिंगुअल दिया हुआ है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो मैथमेटिक्स इज मोर देन जस्ट नंबर्स एंड कैलकुलेशन। दोनों भाषाओं में करेंगे हम लोग, यानी कि बाइलिंगुअल चलेगी क्लास, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ नंबर्स या फिर कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि ये वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ लॉजिक है, यानी लॉजिक से जो लैंग्वेज बनता है, यानी कि इसका लैंग्वेज जो है वो लॉजिकली है। साथ साथ एक टूल है जिसमें हम आसपास के दुनिया को, हमारे आसपास के वर्ल्ड को समझते हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एट इट्स कोर मैथमेटिक्स इज अबाउट डिस्कवरिंग पैटर्न्स, बिल्डिंग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स एंड सीकिंग ट्रूथ। मतलब पैटर्न का निर्माण करना, ठीक है, साथ ही साथ जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है उसको बिल्ड करना। आर्ग्यूमेंट्स जो भी रहेंगे वो लॉजिकल रहेगा, यानी मैथ्स में कुछ भी हम लोग करेंगे तो उसके पीछे एक लॉजिक, ठीक है। जरा इसको समझते हैं कि पैटर्न का मतलब क्या होता है। तो अव्यवस्था में व्यवस्था का खोज करना, फाइंडिंग ऑर्डर इन कियोस, ये पैटर्न। इसका मतलब ये है कि चीजें जो अमूर्त रूप से है, जो नहीं दिख रही है, उसको मूर्त रूप देना, ठीक है। दूसरा लॉजिक, ठीक है, कोई भी चीज हम करते हैं मैथ्स में, कोई भी अगर स्टेटमेंट हम लिखते हैं या स्टेटमेंट हम लोग जनरेट करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है और वो हमको देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं कि ऐसे दो रेखाएं आपस में क्रॉस कर रही है, ठीक है, और क्रॉस करके ये वाला एंगल इसके बराबर है, ऐसा होता है। तो क्यों होता है ये भी बताना होगा, यानी वाई। ये दोनों इक्वल है तो क्यों इक्वल है। अगर इसका नाम ए बी है, इसका नाम सी डी है, और हम लिख रहे हैं कि एंगल ए, इसका नाम ओ है, ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, तो सवाल यहाँ उठेगा कि वाई, क्यों। तो ये लॉजिक देना होगा, ऐसे नहीं कि बस लिख दिए। इसके पीछे लॉजिक है क्योंकि दोनों एंगल्स जो है वो वर्टिकली अपोजिट हैं, और हम लोग जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी हम लोग करते हैं उसके पीछे लॉजिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ट्रूथ, सीकिंग व्हाट इज ऑलवेज ट्रू। अब देखिए ये जो आंसर हम लोग लेके आ रहे हैं कि दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, ठीक है, ये जो आंसर लेके आ रहे हैं कि दोनों एंगल जो हमारा है वो इक्वल है, तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, चाहे किसी भी तरीके से इस पिक्चर को बनाए, ठीक है, चाहे ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, कैसे भी बना लें, जो आमने सामने वाला एंगल होगा वो हमेशा बराबर ही होगा, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, हिंदी में जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो भी एक ट्रूथ हम ढूंढ के लाते हैं, जो भी एक हम सॉल्यूशन ढूंढ के लाते हैं, वो हमेशा वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। चाहे कहीं भी लेके चले जाइए वो चेंज नहीं होता है। हाँ ये सच है कि मैथ्स को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो सारे ही तरीकों में एक ही आएगा, ठीक है, सिंपल ही आएगा, ठीक है, एक फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, तो कभी बदलेगा नहीं। तो कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच द यूनिवर्स इज रिटेन, यानी हम कह सकते हैं कि गणित वह भाषा है जिसमें ब्रह्मांड लिखा गया है, ठीक है। हर वो चीज जो ब्रह्मांड में हो रही है, हर वो चीजें जो बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी तरीके से मैथ्स जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा काम क्या है। तो प्रकृति में प्रतिरूप, यानी जो भी पैटर्न इन नेचर है, ठीक है, वो हमको कैसे पता चलता है, वो हमको पता चलता है मैथ्स की वजह से, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, किसी भी चीज का ऑर्डर या स्ट्रक्चर, संरचना या व्यवस्था, ये हमको मैथमेटिकली ही पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग तार्किक रूप से सोच पाते हैं, ठीक है, रीजनिंग कर पाते हैं चीजों के बीच, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि 2+2 4 होता है, ठीक है, तो इसके पीछे हम लोग रीजनिंग कर सकते हैं, दे सकते हैं, रीजन बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, या कोई भी फॉर्मूला, कोई भी थ्योरम जो आता है मैथमेटिकल, उस सब को हम लोग लॉजिकली यानी रीजनेबली, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग।
कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो उसमें जो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं, ठीक है। और इससे एक बेहतर दुनिया बना पाते हैं। हम लोग इतना सारा एक्सपेरिमेंट कर करके, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर करके इतनी सारी चीजें बना ली। आप सोच के देखिए कि अगर मैथ्स नहीं होता तो क्या बड़ा बड़ा ब्रिज बन पाता? नहीं बन पाता। उसमें हम लोग वेरियस शेप्स का इस्तेमाल किए हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल किए हैं, तब जाके बना पाए। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स शेप्स आवर थिंकिंग। गणित हमारे सोच को आकार देता है। हम जैसा सोचते हैं उसको मूर्त से मूर्त रूप प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगर हम लोग अच्छा सोचेंगे, गणितीय तरीके से सोचेंगे, अपनी सोच का गणितीकरण करेंगे, तो क्या होगा? हम सही डिसीजन ले पाएंगे, बेहतर निर्णय ले पाएंगे। और जब बेहतर निर्णय ले पाएंगे तो एक बेटर ब्राइटर फ्यूचर हमारा निकल के आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो इसलिए थिंक लॉजिकली, थिंक मैथमेटिकली, ठीक है, और उससे क्या होगा? हमारा लाइफ बेटर होता चला। तो आप बताइए, ये पहला स्लाइड पे जो भी बातें हमने की, क्या वो सबको समझ में आ गया है? ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक हम समझाते रहे। ठीक है, तो इसलिए एकदम खुल के बोलिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, उसको 2 बार 3 बार जब तक करेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका चिंता नहीं करना है। ठीक है, समय का कुछ नहीं है। आप बस बताइए कि समझ नहीं आ रहा है, तो बोल देना है कि नहीं आ रहा है। आ गया तो भी बताना है कि आ गया है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये वाला स्लाइड जिसमें इस पे जितनी भी बातें हमने की, क्या वो आपको समझ में आ गई हैं? ठीक है, अगर नहीं आई है तो आप बताइएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये रहा हमारा अगला स्लाइड। अब जरा गौर से इसको पढ़िए। क्या है? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, उसी में आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर हम जब गणित शब्द सुनते हैं, जब मैथमेटिक्स का बात सुनते हैं, मैथ्स, ठीक है, समझ आ गया गुरुजी, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आमतौर पर जब भी हम मैथ्स की बात सुनते हैं कि मैथ्स पढ़ना है, तो हमारे दिमाग में इमीडिएटली आता है क्या? कि हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सामने बहुत लंबे लंबे कॉम्प्लेक्स वाले सूत्र आएंगे, फॉर्मूला आएंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा कैलकुलेशन आएगा जो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, बहुत सारा लॉजिक लगाना होगा उसमें, उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। ठीक है, कि मैथ का मतलब सिर्फ हिसाब किताब करने का विषय है। ठीक है, कुछ कैलकुलेट करने का विषय है। ठीक है, उसमें बस यही करना है हमको कि कैलकुलेशन करना है। ठीक है, बस यही है। जबकि ऐसा नहीं है। जबकि वास्तव में गणित सिर्फ सवालों को हल करने का नाम नहीं है, बल्कि यह सोचने का एक तार्किक तरीका है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि गणित क्या है? तो गणित सोचने का एक तार्किक तरीका है, मतलब लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है। जो भी हम लोग करते हैं उसको लॉजिकल तरीके से जब सोचते हैं तो उसको गणित कहते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन, सिर्फ नंबर, सिर्फ लंबे लंबे फॉर्मूलाज, यही मैथ्स नहीं है। मैथ्स जो है इन फॉर्मूलाज, इन कैलकुलेशंस को बनाने के लिए जिस तरीके से हम लॉजिकली सोचते हैं, जैसे अगर हम मान लो ये क्वेश्चन दे दिया हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये प्रूफ करिए। तो इसमें हमको ये सोचना पड़ेगा ना कि इसको क्या ऐसा करें कि ये वाला आ जाए। ठीक, सच है कि फॉर्मूला लगाएंगे, सच है कि इसमें थ्योरम लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन शुरू से हमको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, तब जाके हम प्रूफ कर पाएंगे, राइट? ठीक है, तो मैथ्स क्या है? तो एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है, जिसमें हम लॉजिकली सोच के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तो इसी का इंग्लिश वाला वर्जन कर देते हैं, जो इंग्लिश में उनके लिए। जनरली व्हेन वी हियर द वर्ड मैथमेटिक्स, जब हम लोग मैथमेटिक्स वर्ड सुनते हैं तो उसमें नंबर्स के बारे में दिमाग में आता है कि नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े बड़े फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये हमारे दिमाग में आता है, मतलब हम लोग सोच लेते हैं कि मैथ सिर्फ कैलकुलेशन करने का चीज है, बट ऐसा नहीं है। मैथ्स क्या है? तो एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है, इसको ध्यान में आप रखिए। ठीक है, अब देखिए मैथ्स में हम क्या क्या करते हैं। तो मैथ्स में हम सबसे पहले लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, मैथ्स हमारा सही सोचने की क्षमता जो है वो डेवलप करता है। मैथ्स अगर आप हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास एक करेक्ट तरीके से लॉजिकली सोचने का एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। दूसरा एनालिसिस।
अब जो भी समस्या आ रही है, जो भी मैथमेटिकल्स हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको हमको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है, उसके बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। ये भी जनरेट करता है मैथ्स। जैसे आप एक तरीके के प्रॉब्लम्स को, एक तरीके के प्रश्न को, अगर 5 प्रश्न है, पहला प्रश्न अगर आपको आपके टीचर समझा देते हैं, तो अगर आप उसका लॉजिक समझ जाते हैं तो अगले 4 प्रश्न खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रश्न करते जाते हैं, आपको उस देख के प्रश्न समझ में आ जाता है कि इसमें किस तरीके से हमको सोचना है, ठीक है, कैसे सोचे कि इसका सही आंसर हम लेके आए, ठीक। तो ये आपके अंदर एनालिसिस का कैपेबिलिटी भी मैथ्स जनरेट करता है। मैथ्स जो है एनालिसिस की कैपेबिलिटी भी बढ़ाता है, यानी हम लोग चीजों को डीपली अंडरस्टैंड करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। मैथ जो है वो क्रिएटिविटी जनरेट करती है, नए नए तरीके ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्व करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। एक मैथ्स है जिसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल मेथड से लंबा भी बना सकते हैं, उसी को ट्रिक के मेथड से भी बना सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, वो हम क्रिएटिविटी है हमारी, जो हम नए तरीके से सोच के, ठीक है, उसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते। सॉल्यूशन दोनों से सेम आएगा, लेकिन हम नए तरीके ढूंढ सकते हैं ताकि जल्दी उसका सॉल्यूशन निकाल सके और हमारा समय बचे एग्जाम्स में, और हम थोड़े से ज्यादा लॉजिकल हो पाए, ठीक है। ये फैसला होता है। और अगर ये सारी चीजें अगर सही से हो गई, हम सही निर्णय लेने की क्षमता भी हमारे अंदर बढ़ जाती है। जैसे हम कोई अगर ट्रिगो का सवाल है, ठीक है, उसमें दोनों साइड को प्रूफ करना है, ठीक है, तो उसमें सोचते हैं ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड से चलना चाहिए कि राइट हैंड से साइड से चलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सही निर्णय लेने की क्षमता है वो कब बढ़ेगी, जब हम मैथ्स को सिर्फ एक कैलकुलेशन का पार्ट न समझ के उसको लॉजिकली सोचने वाला मीडियम समझें। और मैथ्स हमको ये सारी चीजें सिखाता है कि आप लॉजिकली सोचिए, आपके अंदर नए नए जो पेज हैं वो फाइंड करने होंगे, नए तरीके ढूंढने होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए जिससे सही तरीके से एनालाइज कर सके उस प्रॉब्लम को, समझे। और ऐसा अगर सब कुछ करते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से सही निर्णय लेंगे, और हमारे अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता डेवलप होती है मैथ्स की वजह से, ठीक है। क्लियर है ये। आगे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए तर्कों का विज्ञान, हम हमेशा मानते हैं कि मैथ्स जो है वो सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि ये साइंस ऑफ लॉजिक है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा लॉजिकल आदमी कौन होता है, तो जो मैथ्स को अच्छे से समझता है, ठीक है, उसके अंदर लॉजिक सबसे ज्यादा आता है, इसलिए मैथ को साइंस ऑफ लॉजिक भी कहा जाता है, ठीक है। मैथ को तर्कों का विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं, जहां साहित्य यानी लिटरेचर में भावनाओं और कल्पनाओं मतलब इमोशंस और इमेजिनेशन की बात करते हैं, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं उसमें, ठीक है। वहीं महत्व जो होता है गणित में, वो क्या होता है, लॉजिक का होता है, सिर्फ लॉजिक का। यानी कोई भी बात आप हवा में नहीं कर सकते, जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने कैलकुलेशन के अंदर डाला है, वो सब जो है आपको प्रूव करना होगा, कहां से लेके, ठीक है। तो एकदम लॉजिक चलता है, ठीक है, इसमें कोई हवा में बात नहीं होती। हर एक सिद्धांत, कोई भी थ्योरम हो, कोई भी आपका लॉजिक जो है, कोई भी रूल है, कोई भी फॉर्मूला है, उसके पीछे एक ठोस क्यों और कैसे छिपा होता है, कि वो फॉर्मूला कैसे आया, वो थ्योरम कैसे आया, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये लॉजिक हमेशा मैथमेटिक्स में छुपा होता है, और इसी को हम लोग कौन सा सोच कहते हैं, तो तार्किक सोच कहते हैं, इसी को हम लोग लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। और यह हमें सही और गलत के बीच सटीक अंतर करना सिखाता है, ठीक है। यानी मैथमेटिक्स जो है लॉजिकली हमको सिखाता है कि सही और गलत क्या है, ठीक है। ये इसके बीच में तर्क करना हम सीखते हैं। जैसे अगर साहित्य के साथ इसकी तुलना करें कि साहित्य और मैथ्स में क्या डिफरेंस है, तो वो तुलना अगर करें, साहित्य में इमोशंस होती हैं, ठीक है, कल्पनाएं यानी इमेजिनेशन होती है, व्यक्ति परक होता है, सब्जेक्टिव होता है, हर सब्जेक्ट के साथ उसका वैल्यू बदल जाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड है कोई, तो उसका मैथ्स में मीनिंग कुछ और हो जाता है, साइंस में कुछ और हो जाता है, इंग्लिश में कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब सब्जेक्टिव हो जाता है, हर सब्जेक्ट के आधार पर उसका मीनिंग बदलता है, ठीक है। और अनेक व्याख्याएं, मेनी इंटरप्रिटेशन, जैसे अभी बात कर रहे हैं, एक वर्ड आता है सेल, ठीक है, सेल, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, है ना। तो ये दोनों को सेल पढ़ेंगे हम लोग, स्पेलिंग भी अलग हो जाता है और इसका मीनिंग भी अलग हो जाता है ना। तो हर विषय में इसका मीनिंग बदलता है, इसलिए कह सकते हैं
ये इसका बहुत सारे इंटरप्रिटेशन दिखता है हम। ओके, ठीक है। जबकि गणित में ऐसा नहीं होता है, गणित में इमोशन नहीं होते, सीधे सीधे लॉजिक होता है। कोई भी चीज हुआ है तो उसके पीछे एक लॉजिक होगा, पहेली नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। इवन जो गणितीय पहेलियां होती है उसमें भी लॉजिक होता है, कहाँ से आया, ठीक है। वेरिफिकेशन होता है, कोई भी फॉर्मूला आप जो लगा रहे हैं उसको वेरीफाई करना होगा, उसको वेरीफाई करके ही वो फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होने का मतलब टू दी पॉइंट होता है हमेशा, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू दी पॉइंट होता है। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे मान लो एसएसटी का कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग अपने तरीके से उसमें अपना वर्ड भी ओन वर्ड में डाल सकते हैं, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं, वो जो फॉर्मूला है वो लगाना ही होगा, वो सबको लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक ही सत्य यानी वन, एक ही आंसर होगा कि आप चाहे जिस भी तरीके से बनाइए फाइनल आंसर एक ही हो। तो ये डिफरेंस आपको दिखता है लिटरेचर और मैथ्स में, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, एक पिक्चर से दिखाने का कोशिश किए हम कि मैथ्स में हर कथन का प्रमाण होता है, प्रूफ होता है। कुछ भी आप लिखते हैं उसका एक प्रूफ होता है, और कोई भी निष्कर्ष जो आप निकाल के लाते हैं उसका एक कारण होता है, उसका एक रीजन होता है, ये क्यों लाए, कहाँ से लाए, ठीक है। इसमें सिर्फ तर्क चलता है, किसी तरीके का इमेजिनेशन नहीं, किसी तरीके का आप अपने हिसाब से कल्पना नहीं कर सकते हैं, कोई भी भावनाएं नहीं चलती इसमें, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तर्क चलता है, यानी लॉजिक चलता है। साथ ही साथ एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब होता है कि आंसर एक ही होगा, चाहे आप कोई भी तरीका लगा लीजिए, ठीक है। आंसर फाइनल एक ही होगा और वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए, मैथ्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमेशा हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले क्यों, यानी कोई भी सिद्धांत हम लगा रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, कोई भी लॉजिक लगा रहे हैं, तो वो क्यों हुआ, तो उसका एक रीजन होता है। वो कैसे आया, इसका एक कारण होता है, उसका एक जवाब होता है, यानी वाई का आंसर होता है। एवरी प्रिंसिपल हैज ए रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। दूसरा चीज कैसे, हर नियम और प्रमेय का तार्किक प्रक्रिया होता है। कोई भी रूल जो हम लोग मैथ्स में देखते हैं या कोई भी थ्योरम जो होता है उसका एक लॉजिकली सिक्वेंशियली एक रूल होता है जिसमें कि हम लोग एक प्रोसेस से उसको लेके आते हैं, लॉजिकल प्रोसेस होता है, उसका एक सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है, ठीक है। और हर नियम मतलब हर नियम और प्रमेय का तार्किक प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट है सही या गलत, मैथ्स या तो सही होगा या फिर गलत होगा, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ ये थोड़ा सी ठीक है और ठीक हो सकता है, जैसे बाकी आंसर्स बाकी सब्जेक्ट के आंसर में होता है। गणित में ऐसा नहीं होता है, ये सीधे सीधे क्या होता है, तर्कों पे आधारित होता है, तो इसलिए सही या तो सही होगा या फिर गलत होगा, ठीक है। ये दो ही, इसमें राइट और रॉन्ग क्लियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सटीकता यानी प्रेसिशन। गणित हमें सही और गलत के बीच में सटीक अंतर करना सिखाता है, और ये अंतर कोई हम हवा में नहीं करते, ठीक है। ये अंतर जो सही और गलत का है वो हम लॉजिक के बेस पे करते हैं, लॉजिकली करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैथ्स क्या है, तो साइंस ऑफ लॉजिक, ठीक है। मैथ्स क्या है, साइंस ऑफ लॉजिक है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स टीचेज अस टू डिस्टिंग्विश प्रिसाइसली बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हमको सही और गलत के बीच में जो अंतर करना सिखाता है, मैथ सिखाता है, और वो बिल्कुल लॉजिकली सिखाता है। तो ठीक डायरेक्ट लॉजिक इन्वॉल्व होता है, कोई भी इमोशन, कोई भी इसमें ऐसा नहीं होता है कि हम लोग फीलिंग्स के बेस पे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो गणित तर्कों का भी ज्ञान है जो हमें सोचने का सही तरीका सिखाकर जीवन में स्पष्टता, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान की शक्ति देता है, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिक विच टीचेज अस द राइट वे ऑफ थिंकिंग एंड गिव्स अस द पावर ऑफ क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन लाइफ। हम लोग जो भी समस्याएं आती हैं उसको इजिली सॉल्व कर पाते हैं यूजिंग बिकॉज यूजिंग लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग इन मैथ्स, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। आई होप इतना बात समझ में आ गई होगी आप लोग। चलिए हम लोग आगे चले, बस स्लाइड नंबर हमको बताइएगा, जो भी समझ में नहीं आएगा उसका स्लाइड नंबर बताइएगा, आप दोबारा से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट। गणित की अपनी एक सार्वभौमिक भाषा होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। मतलब मैथ्स जो होता है उसका एक अपना भाषा है, अपना तरीका है। देखते हैं कैसे, ठीक है। गणित दुनिया की एकलौती ऐसी भाषा है जिसे बोलने या समझने के लिए शब्दों से ज्यादा संकेतों की जरूरत होती है, ठीक है। ज्यादा संकेत की जरूरत होती है। अगर हम 2+2 ऐसे लिखते हैं, 2+4 लिखते हैं मान लो,
तो ये देख के, इतना ही देख के हम समझ जाते हैं कि अच्छा इसको ऐड करना। इसमें ये लिखने का जरूरत नहीं है कि ऐड 2 एंड 4, वो हमेशा लिखने का जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे तब भी समझेंगे, ऑब्वियस बात है कि वो भी समझेंगे हम। लेकिन अगर हम सिर्फ 2 प्लस 4 भी लिख देते हैं तो हमको ये समझ आ जाता है कि इसमें हमको 2 और 4 को ऐड करना है। तो मतलब सिंबल, ये जो सिंबल है इसके बेस पे हम मैथ्स की भाषा को समझ जाते हैं। तो गणित जो है उसमें कोई शब्द का ज्यादा जरूरत नहीं है, ये हम लोग सिंबल्स के बेस पे भी समझ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सिंबल्स जैसे कि प्लस, माइनस, इक्वल टू, परसेंटेज, पाई और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग पहचान जाते हैं। ठीक है, इवन शेप्स, हम लोग ऐसे एक फिगर तुमको बता दें कि बताओ ये क्या है, तो पता है ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो शेप्स और सिंबल्स के बेस पे हम लोग मैथ्स को, गणित को समझ लेते हैं। ठीक है, आप चाहे कहीं भी हो, भारत में हो, जापान में हो या दुनिया के किसी भी देश में हो, यहाँ आप देख पा रहे हो, भारत में हो, जापान, जर्मनी, अमेरिका, किसी भी देश में जाओ, अगर 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 ही आता है। सब जगह सेम ही होता है। तो मैथ का एक यूनिवर्सल भाषा है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो कि जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता। अब जैसे इसको अगर कंपेयर करें, इंग्लिश, इंग्लिश में अलग अलग, एक आपको अमेरिकन इंग्लिश होता है, एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश होता है, ऐसे करके चीजें, बोलने का तरीका अलग हो जाता है। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, जो ऑपरेटर्स है उसका वैल्यू सेम ही हो, उसका मीनिंग सेम ही है, चाहे कहीं भी चले जाइए। इसलिए कह सकते हैं कि गणित की भाषा सीमाओं से परे है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये पूरी तरीके से सार्वभौमिक है, मतलब यूनिवर्सल है। अब देखिए इसमें क्या है कि गणित की यह भाषा विचारों को बहुत ही सटीक, स्पष्ट और संक्षिप्त, प्रिसाइज, क्लियर एंड कंसाइज रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्रिसाइज क्या होता है भाई। तो प्रिसाइज का मतलब होता है कि हर बात बिल्कुल सही और निश्चित, एकदम फिक्स है। हर स्टेटमेंट फिक्स है, चाहे वो कहीं भी बोला जाए। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होगा, फॉर्मूला जो होगा, वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, एक ही जैसा रहेगा। यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होता है? यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब एक ऐसी भाषा जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक ही हो। ठीक है, एक जैसी, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्री, किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, वहां उसकी लैंग्वेज सेम ही है। मतलब ये है कि अब जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर है, उसका वैल्यू, उसका मतलब जो है वो सब जगह सेम ही होगा। मैथमेटिकल शेप है, ट्रायंगल का शेप है, एंगल का शेप है, चाहे इंडिया में बोले तब भी उसको एंगल बोलेंगे, और जब अमेरिका चले जाओ वहां भी एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो सभी जगह एक ही टाइप का भाषा होता है उसको यूनिवर्सल भाषा लैंग्वेज कहते हैं, यानी जो पूरे ग्लोब पे, पूरे वर्ल्ड में एक ही हो, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल लैंग्वेज। ओके, ठीक है, समझ आ गया है। चलिए, तो पहला बात तो कि प्रेसाइज है। प्रेसाइज का मतलब ये हुआ, अगर हम बात करें गणित की भाषा की फीचर्स की, यानी विशेषताओं की, ठीक है, तो वो क्या होगा? तो सबसे पहले तो प्रेसाइज है। प्रेसाइज होने का मतलब है कि हर स्टेटमेंट जो है वो फिक्स है, जहां भी बोलो, जैसे भी बोलो, सेम ही रहेगा। और इसके अलावा वो डेफिनिट है, मतलब निश्चित है, वो बदलेगा नहीं। इसी को यूनिवर्सल होना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्पष्ट है, यानी क्लियर है, समझने में आसान है और भ्रम रहित है। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि हाँ, एक सब्जेक्ट में उसी का दूसरा, जैसे अभी सेल और सेल का एग्जांपल दिए थे। ठीक है, साइंस में जाओगे तो CELL हो जाएगा। ठीक है, और मैथ्स में आओगे तो वो, मतलब इंग्लिश में आओगे तो ACLL भी हो जाएगा, CE, मतलब अलग अलग भाषा में अलग अलग स्पेलिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, उसका मीनिंग बदल जाता है अलग अलग। लेकिन मैथमेटिक्स में जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है, उसका मीनिंग बदलेगा नहीं, वो हमेशा यूनिवर्सल रहेगा, यानी सभी जगह एक जैसा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है संक्षिप्त, यानी कंसाइज, यानी कम संकेतों में गहरी बात। जैसे हम लोग अभी बात किए कि हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, ऐड 2 एंड 4। तो इसको इतना लिखने की जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 4, है ना। तो कम शब्दों में, कम संकेतों में हम लोग गहरी बात कर सकते हैं, बड़ी बात, लंबी बात भी कम संकेतों में कर सकते हैं। ये फीचर है इसका, तो ये गणित की भाषा का फीचर है। ठीक है, बात क्लियर हुआ? अब जैसे देखो, गणित के सार्वभौमिक संकेत, यूनिवर्सल सिंबल्स जो यूज होता है मैथ में, हम लोग देख चुके हैं कि मैथ सिर्फ संकेतों की भाषा है। वो संकेत जो होते हैं वो कहीं भी जाएंगे तो उसका वैल्यू सेम ही रहेगा। जैसे ये जो सिंबल है, इसको ऐड ही पढ़ेंगे, चाहे दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, इसको माइनस ही पढ़ेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन ही मानेंगे, इसको इक्वल टू का साइन ही मानेंगे, इसको परसेंटेज का ही साइन मानते हैं, इसको पाई ही बोलते हैं, चाहे कहीं भी चले जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मैथ जो है वो क्या है,
मैथ्स संकेतों की भाषा होती है, यानी सिंबल्स के का लैंग्वेज होता है, एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें सिंबल्स का जरूरत होती है, ठीक है, इसमें सिंबल्स हम लोग याद करें, ठीक है। तो गणित की सार्वभौमिक भाषा हमारे विचारों को सटीक, स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से व्यक्त करके प्रौद्योगिकी, व्यापार और दैनिक जीवन को जोड़ने का काम करती है। यानी जो रियल लाइफ है, डेली लाइफ है, उसके अंदर, बिजनेस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर, ठीक है, इस सब चीजों को कनेक्ट करती है। कैसे? तो सटीक रूप से, स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त रूप। ठीक है, बात समझ में आ गई है? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया, आते हैं, ये रहा अगला स्लाइड। अब देखिए, मैथ्स का एक और काम है, वो क्या है? तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट में कन्वर्ट करता है, यानी अमूर्त को मूर्त रूप देता है। आपको पता होगा अमूर्त किसको कहते हैं? तो वैसे विचार जिसको कि हम लोग, जो हमारे कल्पना में होती है, बुद्धि में होती है, जिसको छुआ या देखा नहीं जा सकता, उसको हम लोग अमूर्त कहते हैं। जैसे अब ये नंबर्स की बात करें, या फिर वेरिएबल या फंक्शन की बात करें, इक्वेशन की बात करें, शेप्स की बात करें, ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले सोचा होगा कि ऐसा इस शेप का नाम दिया जाए, ये अमूर्त रूप रहा होगा, ठीक है। और इसको हम लोग मूर्त रूप देते हैं कब? जब इसका इस्तेमाल करके चीजों को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक मजबूत पुल बनाया गया, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे शेप्स का इस्तेमाल हुआ होगा, है ना, एंगल्स का इस्तेमाल हुआ होगा, ट्रायंगल का इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है, इसका पूरा कैलकुलेशन किया गया होगा कि कितना वेट रखा जाए, जो इसके कॉलम्स हैं उस पर कितना वेट ये हैंडल कर सकता है, ये सब कैलकुलेशन किया गया होगा। तो इन सब चीजों को मिलाकर हम लोगों ने एक मूर्त रूप दिया और बनाया क्या? ब्रिज बनाया, ठीक। वैसे ही बैंक का ब्याज अगर आपको निकालना है तो मैथ्स आना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला जो अमूर्त रूप में था, उसको मूर्त रूप कब देते हैं? जब हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंडिंग रॉकेट्स टू स्पेस, ये भी एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उन अमूर्त विचारों को यूज करके हम लोग मूर्त रूप दे रहे हैं, मूर्त चीजों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन, ये सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं? जब हमको मैथमेटिक्स का नॉलेज होगा। तो मैथमेटिक्स क्या करता है? तो देखिए, तो मैथमेटिक्स यानी गणित मूल रूप से अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट विचारों का अध्ययन है, ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, लेकिन उन्हीं अध्ययन को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट जो होता है उसमें हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक, यानी वास्तविक दुनिया में उसको हम लेके आते हैं मूर्त रूप, ठीक है, यानी कॉन्क्रीट रूप में लेके आते हैं। संख्याएं वास्तव में दुनिया में कहीं रखी हुई नहीं मिलती, ऐसा नहीं है कि वन कहीं रखा हुआ, जाके उसको छू लेंगे, देख लेंगे कि वन ऐसा है, वो नहीं था, ठीक है। हाँ, वो हमारे दिमाग की उपज है, ठीक है। हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, हमारे जो पुराने मैथमेटिशियन रहे होंगे, उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया था, यहाँ वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, ऐसा सिस्टम बनाया था। हम लोगों ने उसको अच्छे से यूज करके वास्तविक जीवन में उसको उतारा है, और जब उतारा है तो वो जो अमूर्त था, जो कि उन्होंने सोचा था, जो कि उनकी कल्पनाओं में था, वो अब कॉन्क्रीट फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हम लोगों ने उधर देखे, मजबूत पुल बना लिए, बैंक का ब्याज निकाल लिए, अंतरिक्ष में रॉकेट भेज लिए, और भी बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हम लोगों ने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके। तो कह सकते हैं कि गणित जो है अमूर्तता से व्यवहारिकता तक का पुल है, यानी गणित जो है वो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट के बीच का ब्रिज, यानी चीजों को जब हम एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ लाते हैं तो मैथ्स उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, कैसे काम करता है गणित, जरा ये देख लेते हैं, भी बोले काम। सबसे पहला, समस्या जो होता है, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है, उसको समझता है, समझ के और उसका एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाने का मतलब है कि जो भी समस्या है उसके आधार पे भाषा और सूत्र का मॉडल बनाना, कौन सा सूत्र कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व, कौन से क्वेश्चन में लगेगा, ये डिसाइड करना। उसके बाद उसको उस सूत्रों के आधार पर सॉल्व करना, जैसे एक सूत्र लगाया गया यहाँ पे, ठीक है, उसके आधार पर सॉल्व करना, ठीक है, उसके आधार पे सॉल्व करना क्वेश्चन को, और ठीक है, और जब सॉल्व करते हैं तो एक फाइनल आंसर मिलता है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक दुनिया में उपयोग करते हैं, यानी कॉन्क्रीट रिजल्ट निकालते हैं और उसका हम लोग वास्तविक दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से जो अमूर्त था
ठीक है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप मूर्त की तरफ ले आए। ठीक है, तो मैथ्स क्या करता है, तो अमूर्त को मूर्त यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको कॉन्क्रीट की तरफ ले जाता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बात। अब देखिए एग्जाम्पल बहुत सारा है जो आपने देखा चारों, वही वाला एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, समझ गए होंगे आप इसको। तो गणित हमारी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है, यानी जो हम कल्पनाओं में सोचते हैं उसको रियल में यानी कि जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट फॉर्म में डालने का काम कौन करता है, वो करता है मैथमेटिक्स। ओके, क्लियर है ये, आगे बढ़े। चलिए आप लोग बता नहीं रहे हो कि सही है, समझ आ रहा है कि नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा, गणित में किसी भी प्रश्न का उत्तर या तो 100% सही होता है या 100% गलत होता है। अभी पीछे बात कर चुके हैं इस बारे में। जो भी प्रश्न है, ठीक है, उसका उत्तर या तो सही होगा या फिर गलत होगा, या तो सही होगा या फिर गलत होगा। इसमें शायद यानी मे बी या लगभग अप्रोक्सीमेटली अनलेस स्पेसिफाइड जैसी अस्पष्टता नहीं होती। ठीक है, या तो आंसर सही होगा या गलत, यानी या तो ब्लैक या व्हाइट। ठीक है, या तो ब्लैक या व्हाइट। ठीक है, या तो ब्लैक या व्हाइट होगा, मतलब समझ आ रहा है गुरु जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो या तो मैथ्स में जो भी हम सॉल्यूशन करते हैं, जो भी हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, उसमें या तो आंसर सही होगा 100% या फिर गलत हो जाएगा। शायद ऐसा हो गया, शायद ऐसा हुआ होगा, जैसे हिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं ना कि शायद ऐसा हुआ था। ठीक है, वहां पे जला हुआ अनाज मिला, इसलिए मान के चलते हैं कि उस वक्त आग का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उस वक्त था नहीं जो अभी है। ठीक है, तो वो सर्टेन नहीं है कि उसमें हुआ होगा, ऐसा मानते हैं या ऐसा हो सकता है कि हुआ होगा, ये लॉजिक चलता है। जबकि मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ में अगर कुछ भी हुआ है तो उसके पीछे एक स्पष्ट लॉजिक है, क्लियर लॉजिक। ठीक है, क्योंकि मैथ एक लॉजिकल लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे 2+2 करते हैं तो 4 ही होगा, चाहे जहां चले जाओ, जिस भी टाइम, रात में, दिन में, सोए हो, जगे हो, कैसे भी हो। ठीक है, 2+2 करोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए कह सकते हैं कि मैथ्स जो है उसमें या तो आप सही करते हो या फिर आप गलत करते हो। ठीक है, इसमें कोई इफ बट नहीं होता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जो तर्क पे टिका हुआ है, यानी जो भी मैथमेटिकल चीजें हैं वो लॉजिक पे टिकी हुई हैं। ठीक है, उसमें कुछ भी इफ बट या कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें डाली हुई नहीं। ठीक है, जैसे भारत में 2+2 4 होगा, ब्रिटेन में भी 4 होगा, है ना। जापान में चल जाओ वहां भी 4 होगा, अमेरिका चल जाओ वहां भी 4 होगा, इवन स्पेस में चल जाओ वहां भी 2+2 4 होगा। ठीक है, तो एक ही सत्य पूरी दुनिया में। ठीक है, ये है मैथ। ओके, चलिए अब मैथ जो है थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं बाकी सब्जेक्ट में कैसे चेंज होता है। तो मैथ्स वर्सेस अदर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो मैथ में या तो 100% सही या 100% गलत होगा। ठीक है बात। इतिहास की बात करें तो अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, अलग अलग जो हिस्टोरियन हो गए वो अलग अलग सिद्धांत दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें नई खोज के साथ बदल सकता है। जो जो हो सकता है जिस चीज के बारे में हम लोग आज तक जानते आ रहे हो, वो एक साइंटिस्ट ऐसे आए जो बता दे कि भाई इसमें ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था। ऐसा बहुत बार हुआ है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि एटॉमिक मॉडल जो है ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया। पहले वाले आया उसमें से कुछ कमी निकल आया, अगला वाले बताए, फिर उसके अगले वाले आए उसमें से भी कमी निकल आया। तो ये चीजें नई नई एक्सपेरिमेंट खोजों के साथ, इन्वेंशन के साथ बदल सकती। आर्ट के क्षेत्र में क्या होता है, कला के क्षेत्र में ये व्यक्तिगत राय और भावनाओं पर आधारित होता है। यानी सबका अलग अलग फीलिंग हो सकता है, अलग अलग सबका इमेजिनेशन हो सकता है, अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी को डांस करना है तो एक ही गाने पे एक ही जो स्टेप है, ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जिसका जैसे कंफर्ट होता है वो उसमें चेंज ला सकता है। बट मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में आपको फाइनल आंसर एक ही लाना होगा और लॉजिकली चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बाकी सब्जेक्ट के। तो गणित की यही जो निश्चितता है, सर्टेनिटी है और क्लैरिटी है, स्पष्टता है, इसे एक शक्तिशाली, विश्वसनीय और अद्वितीय विज्ञान बनाती है। ठीक है, गणित जो है विज्ञान है, ऐसा लॉजिक का विज्ञान है, तर्कों का विज्ञान है। तो वो कैसे हो पाता है, क्योंकि इसमें एक सर्टेनिटी है। ठीक है, एक लॉजिकल तरीका है इसको करने का, साथ साथ क्लियर है, ये बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें। ठीक है, इसलिए ये
100% राइट बोलता है या फिर 100% रॉन्ग बोलता है, और इसलिए इसको मैथ को जो होता है वो बेस्ड होता है क्या, किसी कंफ्यूजन पे नहीं है, जस्ट प्योर लॉजिक एंड यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड होता है। ओके, क्लियर है ये? आगे बढ़े। ये रहा हमारा अगला स्लाइड। अब दूसरा नंबर जो है वो बोल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप वैलिडेशन। ठीक है, मैथ्स में एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना होता है। ठीक है, चीजों को सॉल्व, जैसे आप बॉडमास के बारे में पढ़े होगे, बॉडमास पढ़े, बॉडमास में क्या होता है कि स्टेप होता है, पहले आपको इसका कैलकुलेशन, फिर इसका कैलकुलेशन, फिर इसका कैलकुलेशन, एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है मैथ में जो कि आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो देखिए गणित एक चेन की तरह काम करती है, जंजीर की तरह काम करती है, जिसमें अगला कदम पिछले कदम पर निर्भर करता है, यानी जो आप नेक्स्ट स्टेप लोगे वो डिपेंड करेगा प्रीवियस स्टेप, यानी पहले क्या किए उसके बेस पे अगला होगा। ठीक है, जैसे एक ही चैप्टर में अगर 3 एक्सरसाइजेज हैं तो उसमें पहला एक्सरसाइज जो था वो इंट्रोडक्शन, उसका इस्तेमाल करके दूसरा बनेगा, फिर उन दोनों का इस्तेमाल करके तीसरा बनेगा, ऐसे होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलने वाला एक सिस्टम है मैथमेटिक्स। ठीक है, आप बिना बेसिक यानी जोड़ घटाव, ठीक है, एडवांस जैसे अलजेब्रा या कैलकुलस नहीं सीख सकते, आपको एडवांस लेवल तक जाना है तो बेसिक आना चाहिए, जोड़ घटाव आपको आना चाहिए, जोड़ अगर नहीं आएगा तो आगे आप बड़ा वाला कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो अचानक जो है वो सीधे थर्मोडाइनेमिक्स पढ़े, तो उसको थर्मोडाइनेमिक्स वहां से शुरू कर सकते हैं। बट अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं और आपको बेसिक मैथ नहीं आता, ऐड नहीं आता, माइनस नहीं आता, तो आप वो नहीं कर पाइए, अब वो नहीं कर पाइए। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को अगर एडवांस मैथ पढ़ना सीखना है तो हमको बेसिक मैथ आना चाहिए, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो गणित की जो जंजीर जिसकी बात हम लोग कर रहे थे वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए जोड़ घटाव का। ठीक है, इसके बाद जोड़ घटाव के बाद हम लोग क्या सीखते हैं, बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो गुना भाग सिखाते हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट वाला हो गया। उसके बाद हमको एडवांस पे जाना होता है, तब हम इक्वेशन पे जाते हैं, वेरिएबल क्या होता है बताते हैं, फिर वेरिएबल का ऐड क्या होता है बताते हैं, वेरिएबल का माइनस क्या होता है वो बताते हैं। इसके अलावा इससे भी ज्यादा एडवांस वर्जन पे जाते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग ट्रिगो सीखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री सीखते हैं, वेरियस 2D 3D ज्योमेट्री के बारे में सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट इक्वेशंस यूज करते हैं, जब मैट्रिक्स हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, और बहुत कुछ, मैथमेटिक्स का तो एंड नहीं है, तो एंडलेस चीजें हैं। तो इससे हम लोग ये देखें कि हर अगला कदम बिना पिछले कदम को लिए हुए पॉसिबल ही नहीं है सीख। तो ईच नेक्स्ट स्टेप इज पॉसिबल ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस स्टेप। जब हम पीछे वाला अच्छे से समझ जाते हैं तभी आगे वाला हमको समझ में आएगा। अब देखिए इसका कारण क्या है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग क्या है वो देखते हैं। तो लॉजिकल रीजन जो है वो ये है कि जब हम कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हर स्टेप के पीछे एक नियम होता है, एक रूल होता है या फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमेशा रहता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए आप, स्टेप 1 अगर 2x+3 बराबर 11 है, हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इस +3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और उस केस में हमको आंसर मिलेगा 2x=8। बट स्टिल हमको तो x का वैल्यू निकालना है, इसका अगला स्टेप में जाएंगे और अगले स्टेप में क्या है, 2x=8। अभी x के साथ जो 2 है उसको उधर लेके जाएंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 2 जब इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा x=4। तो ये 2 स्टेप में हुआ। तो जब तक हमको पहला स्टेप पता नहीं होगा दूसरा कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इसको चेक कर सकते हैं कि हम जो बनाए हैं वो ठीक है कि नहीं। तो जो हमारा इक्वेशन था ओरिजिनल वो क्या था, वो था 2x+3=11। अब जहां x है वहां हम x का वैल्यू रखेंगे यानी 4 को रखेंगे, तो 2 × 4 + 3 = 11। क्या दोनों साइड 11 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। 4 × 2 करेंगे 8, 8 और +3 11, दोनों साइड 11 आ रहा है, यानी हमारा सही उत्तर क्या हो गया, x=4। तो x=4 कैसे आया, इसका एक लॉजिक है, इसका एक सीक्वेंस है, इसका एक सिस्टम है, और यही है मैथ्स, इसी को हम लोग मैथ्स कहते हैं। ठीक है, समझे बात को?
अगर एक भी इनवैलिड हो गया, मान लीजिए कि जो आप बनाए अभी इसमें से एक भी आप गलत कर दे, ठीक है, 3 उधर ना ले जाके अगर 1 लेके चले जाए तो नहीं होगा। अगर जैसे इधर 2 डिवाइड किए थे, इधर 0.5 कर ले, तो आंसर हमको क्या मिल जाएगा इस केस में? 5 मिल जाएगा। अब अगर इसको चेक करते हैं ना तो बराबर नहीं आता है, ठीक है, और बराबर नहीं आता मतलब हमको क्या मिल जाएगा? रॉन्ग आंसर। तो या तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, नहीं तो सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसीलिए मैथ जो है कंप्लीट लॉजिक पे बेस्ड लैंग्वेज माना जाता है, सब्जेक्ट माना जाता है। इसलिए गणित में सटीकता, ध्यान और सही क्रम मतलब सीक्वेंस का पालन करना अनिवार्य है। अगर आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको एक्यूरेसी, अटेंशन, ध्यान से करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक पॉइंट का अगर मिस्टेक हुआ, एक डॉट भी अगर गलत जगह पे लग गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि आंसर आपका 100% गलत हो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये थोड़ा सा तो गलत हुआ था, इसमें लास्ट वाला तो गलत हुआ था, ऐसा नहीं होता। गलत मतलब गलत होता है और सही मतलब सही होता है, ठीक है। थोड़ा या ज्यादा का कोई सीक्वेंस, कोई कारण, इसमें कोई चीज नहीं बचा। एंड फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस, हमको सीक्वेंस का भी पालन करना होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना जरूरी है। क्लियर हुआ ये? एकदम अच्छे से समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। ये रहा हमारा अगला स्लाइड, तीसरा, कारण और प्रभाव का संबंध। मैथ्स जो है वो एक रिलेशनशिप है कॉज ऑफ और इफेक्ट का, ठीक है। यानी जो भी कारण जिस वजह से हम वो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा, ये भी हम लोग मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं। क्या देखते हैं कैसे? गणित हमेशा अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये वाला क्वेश्चन करता है, ठीक है, कि कोई चीज हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 × 2 4 ही क्यों हो रहा है, 6 क्यों नहीं हो रहा है, इस सवाल का जवाब ही देता है। मतलब जो जो भी चीजें हो रही है उसका कारण क्या है, ये भी हम लोग सीखते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। कोई भी थ्योरम या फॉर्मूला हवा में नहीं बनता, उसको प्रूफ किया जाता है, उसका प्रूफ होता है। हम लोग इफ दिस देन व्हाई क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। जो थ्योरम या फॉर्मूला बनता है वो प्रूवन होता है, तो प्रूफ किया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या कहने का मतलब हुआ। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इफ दिस देन व्हाई का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसी स्थिति, परिभाषा या स्वीकृति, अजम्पशन, सिचुएशन, डेफिनेशन, ये सब जो है उस तर्क या प्रमाण के आधार पे होगा, राइट, ठीक है। तर्क और प्रमाण यानी रीजनिंग होगा, उसका एक कारण होगा, उसको प्रूफ करना होगा, ठीक है। जो भी चीजें हम बोल रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, उसको लॉजिकली, प्रोसेस वाइज या फिर जो रूल और प्रूफ है उसके थ्रू हमको दिखाना होगा, बताना होगा, ठीक है। साथ ही साथ उसके इफेक्ट पे आते हैं। इफेक्ट का मतलब उसका निष्कर्ष, क्या उससे हुआ, क्या उससे फाइनल आंसर क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, उस पे आते हैं। फिर हम कंक्लूजन या रिजल्ट पे आते हैं, तो ये उसका प्रभाव है, ठीक है। और लास्ट में हमको एक ट्रूथ मिलता है, एक प्रूवन आंसर मिलता है, एक वेरीफाइड स्टेटमेंट मिलता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट मिलता है, जो हमारा फाइनल आउटकम होता है। तो आप समझिए कि मैथमेटिकल आउटकम जो होता है वो किन चीजों पे बेस्ड होता है। सबसे पहले काउच यानी कारण, किस कारण से ऐसा हुआ, ठीक है। कोई भी एजम्पशन जो लिए हैं, जो हम मानते हैं कि माना कि इसका वैल्यू x है, तो मान तो लिए, एजम्पशन तो कर लिए, उसके बाद उसको रीजनिंग या प्रूफ के थ्रू हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करके एक फाइनल आंसर आता है, x का वैल्यू कुछ भी आता है, अभी आया था, ठीक है। और वो वैल्यू जो है वो उस क्वेश्चन के लिए एक फाइनल ट्रूथ मिल जाता है हमको, फाइनल कंक्लूजन मिल जाता है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय उदाहरण देख लो। तार्किक दृष्टिकोण की पहले बात कर लेते हैं, तब उसका उदाहरण देखेंगे। तार्किक दृष्टिकोण मतलब लॉजिकल अप्रोच। हम लोग लॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो गणित में हर कथन के पीछे एक कारण होता है, मतलब एक रीजन होता है, और साथ ही साथ उसका प्रभाव या परिणाम भी होता है, उसका इफेक्ट भी होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके पीछे एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, ठीक है। जैसे एक समकोण त्रिभुज है हमारा, ये समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं जो समकोण होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है, भुजा होती है, वो हाइपोटेनस यानी एच कहलाती है, कर्ण कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। जो बगल वाली भुजा होती है उसको बेस कहते हैं, और जो सीधी वाली भुजा होती है, खड़ी वाली, ठीक है, उसको हम लोग
परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यानी बी को पी और पी को बी ही बोल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एच जो है वो फिक्स हो गया, यानी हाइपोटेनस जो है वो फिक्स होगा और वो 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने वाला साइड हमेशा होगा। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट क्या कहता है? तो स्टेटमेंट ये कहता है कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के सम के बराबर होगा, यानी योगफल के बराबर होगा, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो, जियोमेट्रिकली इसको प्रूफ कर किया जा सकता है। तो ये जो प्रूफ होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो अलग अलग वर्ग लेते हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आप ये देख पा रहे होगे, ये सिर्फ उदाहरण के लिए है। ठीक है, तो ये सब कुछ करके एक फाइनल आंसर लेके आते हैं हम लोग लॉजिकली। ठीक है, तो यहाँ बताना ये चाह रहे हैं जो फाइनल हमारे पास एक प्रूफ है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, वो बिल्कुल फाइनल एकदम सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से कहीं भी लेके चले जाओ किसी भी देश में, प्रूवन है। तो कैसे प्रूव है? एक पूरी तरीके से ज्योमेट्रिकल प्रूफ दिया गया है, लॉजिक के बेस पे है, ऐसे ही हवा में लिख नहीं दिया। ठीक है, उसको लॉजिकली प्रूव किया गया। ठीक है, चलिए, तो गणित छात्रों में इसको रटना नहीं है, इसके पीछे हम लोग हमेशा जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, आप इससे पहले एक क्लास में देखे ही होंगे, तो मैथ्स पढ़ाते तो हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि आपको जो हम फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको आप समझने का कोशिश, ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक समझने का कोशिश, उसको रटिए मत। ठीक है, वो क्यों हुआ ये जानने का कोशिश, वरना आप फॉर्मूला अगर रटने लगेगा तो हर प्रश्न का अलग ट्रिक होता है, वो तो कितना याद रख पाओगे, एग्जाम्स में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप उतना याद नहीं रखते। उसका एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो एक फॉर्मूला से आप बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं अगर कॉन्सेप्चुअली उसको समझ लिए तो। ठीक है, तो इसलिए इसके लॉजिक को समझना है, सिर्फ रोट लर्निंग नहीं करना है, इसको सिर्फ रटना नहीं। ठीक है, चलिए, गणित हमें सिखाता है कि हर सत्य के पीछे एक कारण होता है, किसी भी चीज के पीछे एक कारण होता है। ठीक है, और हर कारण का एक परिणाम होता है, और उस काउच की वजह से एक इफेक्ट आता है। और यही कारण और प्रभाव का संबंध है जो मैथ्स हमको सिखाता है। ठीक है, हो गया ये, आगे बढ़े। ओके, अगला है गणितीय तर्क के मुख्य दो प्रकार। अब जितना हम लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं मैथ के अंदर, वो दो टाइप का होता है। ठीक है, दो मेन टाइप होता है उसका। ठीक है, दो प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है आगमनात्मक तर्क, जिसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, या ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से इसको समझिए। जब हम लोग एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देते हैं बच्चे को और उसके बाद फिर उससे तर्क पे जाते हैं, यानी फॉर्मूला पे जाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एग्जाम्पल पहले देते हैं, रूल्स बाद में बताते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्टिव रीजनिंग। ये पहला तरीका है जिसमें हम लोग लॉजिकली रीजनिंग निकालते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है कि हम लोग एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद रूल्स की तरफ ले जाएंगे। इसमें हम बहुत सारे पैटर्न देखते हैं, बहुत सारी सेम टाइप के क्वेश्चन देते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि ये किस टाइप से कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर उसको बाद में हम लोग फॉर्मूला बताते हैं, फिर एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं उन फॉर्मूलाज के बेस पे। ये क्या होता है? तो इंडक्टिव रीजनिंग, यानी एग्जाम्पल से रूल की तरफ, एग्जाम्पल से फॉर्मूला की तरफ जाना, नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरा है निगमनात्मक, निगमनात्मक तर्क मतलब डिडक्टिव रीजनिंग। अब इसमें क्या होता है कि पहले हम रूल्स बता देंगे, कॉन्सेप्ट बता देंगे बच्चे को, और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन देंगे जो कि एग्जाम्पल की तरह काम करे। तो जब रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो उसको डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है, यानी निगमनात्मक तर्क कहा जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर बात हुआ? नेक्स्ट, ठीक, अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं पहले कि हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग का प्रोसेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, उसको ऑब्जर्व करें कि इसमें क्या हो रहा है। इससे क्या होता है कि एक पैटर्न को पहचानेंगे, तो सारे एग्जाम्पल में क्या पैटर्न आ रहा है, सिमिलर चीज क्या आ रहा है, और उन्हीं पैटर्न के बेस पे एक नियम फॉर्म करेंगे जो कि उसके निष्कर्ष को निकालेगा, जो कि उसका सॉल्यूशन निकालेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर यहाँ एक पैटर्न दिया हो कि 1+3 4, 2+4 2, 3+5 8, 4+6 10, आप गौर से देखिए,
इधर एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न है कि तो पहली जो संख्या है उसमें अगर दूसरी संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमेशा सम संख्या मिल रहा है ना पैटर्न। पहली संख्या में जब दूसरी संख्या को जोड़ रहे हैं इस पैटर्न के हिसाब से तो हमेशा एक सम संख्या मिल रही है। इससे हम ये सीखे कि किसी भी संख्या n के लिए अगर उसी संख्या में दो जोड़ के संख्या से हम जोड़ते हैं तो हमेशा 2n + 2 आता है। अब जरा देखिए कैसे हुआ। यहाँ n के जगह पर 1 है, ठीक है, और दूसरी संख्या 3 है, मतलब क्या हुआ 1 + 3 यानी n + 2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है हमारा 2n + 2 यानी 2 × 1 + 2, 2 × 1 + 2 4 हो गया, ठीक है। n + 2 यानी 1 + 2, ठीक है, यहाँ हो गया यानी 3, n मतलब 1। तो एक फॉर्मूला बना लिया हम लोग, क्या n + 2 = 2n + 2 होगा। ये हमने कैसे सीखा? ये हमने इन पैटर्न्स की वजह से सीखा, इन पैटर्न्स का अवलोकन करने के बाद सीखा। तो इस तरीके की लर्निंग को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग। क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, जिसमें हम लोग पहले उदाहरण देखते हैं और उसके बाद उससे एक रूल बनाते हैं, निष्कर्ष पर। क्लियर है? ठीक है, चलिए। इसका उपयोग कब करते हैं? जब खोज करना हो, अनुमान लगाना हो, कोई पैटर्न पहचानना हो या नई परिकल्पना बनाना हो, नए नए रूल्स बनाने हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि पैटर्न पहले देखते हैं, एग्जाम्पल पहले देखते हैं और तब जाके हम ये करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडक्टिव रीजनिंग का क्या यूज है? तो इंडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं खोज करने में, किसी भी चीज का अनुमान लगाने में, या फिर पैटर्न पहचानने में, या नई परिकल्पनाएं बनाने के लिए तो इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं मैथ, ठीक है। इसके अपोजिट अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें, जिसमें रूल्स पहले सीखते हैं और एग्जाम्पल्स बाद में लेते हैं, उसमें क्या होता है? तो उसमें एक सामान्य नियम या सिद्धांत पहले ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसे किसी विशिष्ट स्थिति पे लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में उसको अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके हम लोग सीधे सीधे उससे उत्तर प्राप्त करते हैं। यानी पहले से हमको नियम पता है, ठीक है, और उसका इस्तेमाल करके हम आंसर फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एक रूल है कि किसी भी सम संख्या को 2k के रूप में लिखा जा सकता है, जहां k एक पूर्णांक है। कोई भी संख्या जो है उसको 2k के सम संख्या को 2k के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 24 एक सम संख्या है, हम लोग जानते हैं। क्या इसको 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? ठीक है, देखिए 24 = 2k अगर हम लेते हैं तो k का वैल्यू हमारा हो जाएगा 12, जो कि एक सम संख्या है। हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि किसी भी सम संख्या को हम 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले से रूल हमको पता था, उस रूल के मदद से हम लोग एक सोल्यूशन निकाले, तो हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। यानी जब रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, और जब एग्जाम्पल से रूल की तरफ आते हैं तब उसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। क्लियर? ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? जब समस्या समाधान करना हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया हो उसको सॉल्व करना हो, कि कुछ काउंट करना हो, गणना करना हो, किसी सिद्धांत को प्रमाणित करना हो, किसी भी लॉजिक को, किसी भी आपका जो है थ्योरम को प्रूफ करना हो, तो उसके लिए भी हमको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जबकि और साथ ही साथ जो वास्तविक दुनिया की समस्याएं हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट है, जो इंडक्टिव रीजनिंग होता है वो डिस्कवर करने में हेल्प करता है, नए रूल्स बनाने में हेल्प करता है। जबकि जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो प्रूवन रूल्स को करेक्टली यूज करना सिखाता है, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या करता है? नए रूल्स बनाने में, नए नियम बनाने में मदद करता है। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है वो हम लोग को ये सिखाता है कि कैसे जो पहले से बना हुआ रूल है उसको सही तरीके से कैसे अप्लाई करना है, उन सिद्ध नियमों का सही उपयोग कैसे करना है। ये हमको कौन सी सिखाता है? तो डिडक्टिव रीजनिंग सिखाता है, ठीक है। और नए रूल बनाने कैसे हैं, नए नियम बनाने कैसे हैं, वो हम सीखते हैं इंडक्टिव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार आता है, तो एकदम अच्छे से इसको समझिए। नहीं समझ में आ रहा है बताइएगा हमको, ठीक है। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अमूर्त से मूर्त की ओर। ये हम बात कर रहे हैं कि मैथ्स क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ ले जाता है हमको, ठीक है। वो देखते हैं कैसे, ठीक है। तो गणित की प्रकृति अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट होती है। जैसे संख्याएं, वास्तव में दोस्त दुनिया में कोई भौतिक भौतिक वस्तु तो है नहीं जिसको छू सकते हैं,
वन बोल रहे हैं, वन को थोड़े छू सकते हैं, ठीक है। ये हमारे दिमाग की तार्किक उपज है, लॉजिकल थिंकिंग है हमारे ब्रेन की। लेकिन इसी अमूर्त तर्क का इस्तेमाल करके दुनिया की मूर्त यानी कॉन्क्रीट समस्याओं जैसे बिल्डिंग बनाना, रॉकेट लॉन्च करना, बजट बनाना, ये सब को सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट गणित की दुनिया क्या है। इसमें बहुत सारे अमूर्त विचार हैं जो हमारे दिमाग में है, जैसे नंबर्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, सिंबल्स हो गए, ज्यामितीय अवधारणाएं हो गई, कॉन्सेप्ट जो है तभी देखे थे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, फलन, फंक्शन, इक्वेशन, फिगो का क्वेश्चन, आइडेंटिटी, ये सब चीजें जो है हमारे दिमाग में है, तो वो क्या है, अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। जबकि इसको हम मूर्त रूप में कब लाते हैं, तो अमूर्त विचारों और नियमों का उपयोग करके विश्लेषण, मॉडलिंग और समाधान करना। जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट है, जो पहले से हमारे दिमाग में है सिर्फ, उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, नई चीजें बना सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि तर्क यानी रीजनिंग से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, यानी विश्लेषण कर सकते हैं, और साथ ही साथ मॉडलिंग कर सकते हैं, मतलब नई चीजें बना सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली एक सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि अपडेटेड होगा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद इतना करने के बाद वो चीजें जो मूर्त के रूप में कन्वर्ट होती है, कैसे कन्वर्ट होती है, यानी वास्तविक दुनिया की समस्याएं जो है वो सॉल्व होती है। ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। जैसे हम लोग अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके अंदर संरचना की मजबूती, स्ट्रेंथ, लोड, डिजाइन, ये सब कैसे सीखेंगे, तो मैथमेटिक्स से करेंगे, ठीक है। रॉकेट लॉन्च करें तो उसकी ट्रेजेक्ट्री, स्पीड, फ्यूल कैलकुलेशन, ये सब कुछ मैथ से करेंगे, ठीक है। बजट बना रहे हैं तो उसमें इनकम एक्सपेंस एनालिसिस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी वगैरह वगैरह, ये सब कैसे करते हैं, तो मैथमेटिक्स से करते हैं। पुल बना रहे हैं तो पुल में क्या क्या इंजीनियरिंग है, कौन सा कैलकुलेशन कहाँ करना है, ठीक है, स्ट्रेस, सेफ्टी, लोड, प्रेशर, सब कुछ हम लोग सीख, उस सब का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उस सब कैलकुलेशन जो है मैथमेटिक्स की मदद से करें। तो अगर निष्कर्षता हम लोग बात करें, अभी जितने भी पॉइंट्स पढ़े 5, उसका निष्कर्ष की अगर बात करें तो गणित सीखने का मुख्य उद्देश्य केवल कैलकुलेशन करना नहीं, बल्कि दिमाग की तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल थिंकिंग पावर को विकसित करना है, ठीक है। मैथ अगर हम लोग सीख रहे हैं तो उससे हम अपना लॉजिकल थिंकिंग पावर को विकसित कर रहे हैं, ठीक है। जब कोई छात्र गणित सीखता है तो उसका दिमाग हर चीज के पीछे का रीजन, कारण और लॉजिक ढूंढना शुरू कर, मतलब वो उसका जो माइंड है वो रीजनेबल हो जाता है और लॉजिकली थिंकिंग शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है किसी भी चीज का लॉजिक ढूंढना शुरू कर देता है कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ। ओके, क्लियर है ये एकदम, चल बहुत बढ़िया। आते हैं अगले स्लाइड पे, ठीक है। अब यहाँ से एक नया सिस्टम, वो 5 समझ में आ गया, मैथ्स क्यों पढ़ना है, मैथ्स पढ़ने से क्या फायदा हुआ, ये देख लिए हम लोग। अब देखते हैं समय प्रबंधन और शेड्यूलिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग, इसमें भी मैथ का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए कि आपको शाम 7 बजे यूट्यूब पर एक लाइव क्लास शुरू करनी, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसके पीछे जो लॉजिकल थिंकिंग होगा वो क्या होगा, आप बिना सोचे समझे काम शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। आपको करना क्या होगा, इसमें टोटल रिवर्स कैलकुलेशन करना होगा, यानी सब कुछ सोचना होगा कि क्लास में क्या क्या टॉपिक होगा, ठीक है, तो उसका पीडीएफ बनाना, उसको सही तरीके से अरेंज करना, ये सब करेंगे, ठीक है। जरूरी कार्य और समय अगर बात करें तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेटअप ओबीएस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 15 मिनट उसमें लग जाएगा, ठीक। फिर थंबनेल बनाएंगे और उसको सेट करेंगे, उसमें 10 मिनट जाएगा। ऐसे टाइम जो है वो कैलकुलेट करते जाएंगे। उसके बाद छात्रों को लिंक शेयर करना होगा आप लोग, उसमें भी 5 मिनट जाएगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, टोटल टाइम हम कैलकुलेट करेंगे कि मतलब 7 बजे अगर हमको क्लास शुरू करना है तो 15 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट, 25, 15, 10, 25 से 5, 30, 30 मिनट हमको उससे पहले लगना पड़ेगा। यानी हमको 7 बजे शुरू करना है तो 6:30 में हमको शुरू कर देना पड़ेगा, अपना काम प्रोसेस शुरू कर देना पड़ेगा, तब हम 7 बजे क्लास शुरू कर पाएंगे, राइट, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए 7 बजे शुरू होगा तो 5 मिनट पहले क्या होगा, लिंक शेयर कर देंगे हम, ये रिवर्स थिंकिंग है, ये रिवर्स थिंकिंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो 5 मिनट उसमें से घटा के जितना टाइम आएगा उतना पे लिंक शेयर हो जाएगा। जो लिंक शेयर का टाइम है उससे 10 मिनट पहले हमको थंबनेल सेट कर देना होगा। इस रिवर्स रिवर्स थिंकिंग कर रहे हैं।
यानी समय जो ओरिजिनल समय है उससे पीछे जा रहे हैं, ठीक है? और उससे भी 15 मिनट पहले हमको ओबीएस सेटअप करना होगा, ठीक है? तब जाके होगा। यानी तैयारी शुरू कब करना है तो 6:30 में, जैसे कि हमें यहाँ बताया। तब जाके हम 7 बजे क्लास स्टार्ट कर पाएँगे, राइट? समझ गए बात को? ये क्लियर है? ठीक है? चलिए, तो अब क्यों ऐसा करेंगे? निष्कर्ष पे पहले आते हैं। तो टोटल टाइम हमको 30 मिनट लग रहा था ना? टोटल टाइम हमको क्या लग रहा था? 30 मिनट का लग रहा था। टोटल टाइम हमको 30 मिनट का लग रहा था, क्लास शुरू करने से पहले, ठीक है? तो निष्कर्ष ये है कि 30 मिनट का काम है। इसका तार्किक अर्थ ये है कि आपको हर हाल में 6:30 में शुरू करना होगा तैयारी। तब जाके 7 बजे क्लास शुरू हो पाएगी, है ना? इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग, और इसको हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? कि कितने बजे शुरू करना पड़ेगा अगर 7 बजे, जैसे अगर हमको क्लास लेने के लिए 7 बजे आना है और हमको रास्ते में आने में 45 मिनट लगता है, तो हमको घर से कब निकलना चाहिए? तो 7 बजे से 45 मिनट माइनस करेंगे, जो टाइम आएगा उतना बजे। इसको रिवर्स थिंकिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इसको हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बात को? चलिए इसका कारण और प्रभाव देख लेते हैं। ठीक है, कारण और प्रभाव क्या है वो देख लेते हैं। तो अगर आप 6:30 पर या उससे पहले तैयारी शुरू करते हैं, तो आपका क्लास तय समय से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इफेक्ट क्या होगा कि 7 बजे क्लास एकदम चालू हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप 6:45 पर शुरू करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको 30 मिनट तो लगेगा ही, तो क्लास जो शुरू होगा वो 7 बजे शुरू नहीं होगा, वो 7:15। तो अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन ठीक से नहीं करेंगे तो क्लास सही समय पे शुरू नहीं हो पाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स में रिवर्स कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। यह गणित का काउज एंड इफेक्ट नियम है। कौन सा नियम है? काउज एंड इफेक्ट नियम है। एक मिनट, नियम है, ठीक है? यह गणित का काउज और इफेक्ट नियम है। इसमें क्या है कि सही समय पर सही निर्णय अगर आप लेते हैं तो सही परिणाम आपको मिलते हैं। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना होगा, तब जाके हमको राइट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं। स्थिति, मान लीजिए ये वाला दोबारा आ गया है। चलिए ठीक है, ओके, लेट मी चेक। ठीक, ठीक है, इसको हटा दिया जाएगा। सेम ही दो बार आ गया है, कोई बात नहीं, ये तो हम लोग पढ़ लिए। अभी आते हैं नेक्स्ट। दूसरा, वित्तीय निर्णय और डिस्काउंट। अगर उनको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है या डिस्काउंट के बारे में, तो कैसे करेंगे? उसका क्या मतलब? मान लेते हैं कि स्थिति देख रहे हैं, एक सिचुएशन देख रहे हैं कि किसी कोर्स या बैच पर छात्रों को 50% की छूट देनी है, यानी डिस्काउंट देना है 50%। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिकल क्या है निर्णय, ठीक है, गणितीय तर्क क्या है? ठीक है, जब आप किसी बैच की फीस निर्धारित करते हैं तो यह भावनाओं पर नहीं बल्कि तार्किक गणना पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब जो भी फीस है उसका 50% कम करेंगे तो वो एक फिक्स है ना, सबके लिए सेम रहेगा। वो एक लॉजिक है कि उतना ही आएगा वैल्यू। ठीक है, चाहे जैसे भी कैलकुलेट कर ले, तो वो इमोशन पे बेस्ड नहीं होता है, एक एक्यूरेट लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होता है। कैसे होता है वो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए कि मूल फीस 1,000 रुपए, ठीक है, मूल फीस 1,000 रुपए, उस पर 50% का छूट है। 50% का छूट का मतलब हुआ कि जितना भी है उसका आधा आपको देना है। तो अगर 1,000 फीस है तो आपको उसका आधा यानी 500 देना होगा। कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 50% ऑफ 1000 निकालेंगे, वही आपका कम हो जाएगा। 500 कम हुआ 1,000 में से, तो आपका बचा क्या? फाइनल फीस क्या बचा? 1,000 में से 500 कम हुआ तो फाइनल फीस जो बचा वो 500 बचा। ठीक है, अब देखिए इसमें, इस कंक्लूजन से समझिए कि इसमें कोई शायद या लगभग नहीं है।
बल्कि एक सर्टेन निश्चित वैल्यू, ठीक, किसी भी तरीके का मे बी या अप्रोक्सीमेटली इतना नहीं है, एकदम पक्का पता है कि अगर 1000 का फीस है तो उसका 50% कम करके 500 ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 50% डिस्काउंट करके 300 में आ जाए, नहीं हो सकता। अगर 1000 का कोर्स भी है तो 50% डिस्काउंट करेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति करे, तो आंसर कितना आएगा? 500 ही आएगा, वो 300 नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी मे बी या अप्रोक्सीमेटली वैल्यू नहीं है, बल्कि इसमें एक सर्टेनिटी है, एक सर्टेन वैल्यू। इसी को बोलते हैं सर्टेनिटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो यह गणित की निश्चितता यानी सर्टेनिटी को दर्शाता है कि सही गणना से हमेशा एक ही सटीक उत्तर मिलता है, वो चेंज नहीं होगा, कोई भी अनुमान या अस्पष्टता इसमें नहीं होगी। समझ आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तीसरा, संसाधनों और सामग्री का अनुमान। अगर हम रिसोर्स एस्टिमेशन की बात करें तो इसमें कैसे होता है, तो देखिए एक स्थिति ले लेते हैं कि क्लास के बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल या मॉक टेस्ट प्रिंट करना है, ठीक है, वो प्रिंट करके देना। लॉजिकल स्टेप क्या होगा, गणितीय तर्क इसके पीछे क्या होगा कि आपका दिमाग तुरंत तार्किक गणना करता है कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया से सही अनुमान नहीं, मतलब कैसे कि बच्चों की संख्या कितनी है, सबसे पहले वो हम लोग लेके आते हैं, फिर एक टेस्ट बुकलेट में कितना पेज होगा वो लेके आते हैं, मान लो 5 है। तीसरा प्रिंटर की गति 10 पेज प्रति मिनट अगर है, वो तीनों हम पता करते हैं। अब इसको यूटिलाइज करेंगे इसमें, कैसे देखिए, कुल पेजों की गणना करते हैं, तो बच्चे 100 हैं, प्रति बच्चे पेज जाएगा 5, तो 500 पेज प्रिंट होगा 500 पेज। अब फुल पेज जो है वो 500 पेज है और प्रिंटर की गति जो है वो 10 पेज की प्रति मिनट, तो कुल समय जो लगेगा वो कितना लगेगा? 50 मिनट का, ठीक है, यानी 500 पेज निकालने में कुल 50 मिनट लगेंगे, ठीक है, समझे बात? ये हम सीधे सीधे निकाल ली। अब जब हमको देना होगा क्वेश्चन पेपर या असाइनमेंट जो भी है, वो जो देना होगा, तो क्लास शुरू होने के 50 मिनट पहले शुरू करेंगे कम से कम निकालना प्रिंट, तभी ना समय से निकल पाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स थिंकिंग हमको करना होगा। तो एक गणित जो है वो चेन की तरह कैसे काम करता है, सबसे पहले हम बच्चों की संख्या निकालते हैं, कुल पेजों की संख्या निकालते हैं, उसके बाद पेजों की संख्या और बच्चों की संख्या की मदद से हम लोग समय निकाल लेते हैं कितना समय में वो पेज पूरा प्रिंट हो जाए। अगर बीच का एक भी स्टेप आपका गलत हो गया तो सही समय पे हम दे नहीं पाएंगे और पूरी व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी, पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा प्लान जो आप किए हैं वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि यह गणित का सीक्वेंशियल प्रोसेस, क्रमबद्धता है, एक सीक्वेंस तरीके से चलना होगा, आप उसमें कोई भी सीक्वेंस को छोड़ नहीं सकते, कोई भी सिस्टम को हम लोग छोड़ नहीं सकते, जहां हर अगला कदम पिछले कदम पर निर्भर करता है, ठीक है। ये सीक्वेंशियल प्रोसेस इन मैथमेटिक्स है, जहाँ की नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस स्टेप को पे डिपेंड करता है, उसमें से कोई भी मिस नहीं कर सकते। इन उदाहरणों से, जितने सारे उदाहरण हम लोग दिए 3, ये पता चलता है कि हर छोटा बड़ा काम जो मैथमेटिकल लॉजिक के बिना असंभव है या अधूरा है। समझ में आया? ठीक है, एक बार फाइनल बताइए आप लोग कि सब समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लास को जितना, ये सेम पेज दोबारा आ गया है, हाँ ठीक है। तो ये था हमारा आज का पहला पार्ट, ठीक है, मैथ पेडागोजी का, जो कि हम लोगों ने आज किया, ठीक है। ये आप लगातार आपकी क्लास डेली चलेगी, तो क्लास को मिस नहीं करना है, लाइव देखना है ताकि इंटरैक्टिवली बात कर सके हम लोग, और अगले क्लास से आप अपना प्रॉब्लम आप इंटरैक्टिव रखेंगे हम लोग क्लास को, ठीक है। हम लोग क्लास को जितना इंटरैक्टिव रखेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा और हमको भी पता चलेगा कि आपको और क्या समझाना और कैसे समझाना। तो जब आप क्लास करें लाइव तो बीच में बताते रहें कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कौन सा पॉइंट समझना है, कौन सी चीज में दिक्कत हो रही है, ठीक है। आज हम लोग का पहला क्लास था, ठीक है। आगे क्लास में हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इसको एकदम से इंटरेक्टिव रखें, क्लास को बिल्कुल इंटरेक्टिव रखें, ठीक है। इसका जो दूसरा क्लास होगा उसमें हम इसी इसी टॉपिक से 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, जो आपको करने हैं लाइव, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें लाइव रहिए, सारे लोग लाइव रहिए, और उसको करने हैं हमको 25 क्वेश्चन को तो अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले वो प्रश्न करने का मौका आपको दिया जाएगा, कुछ टाइम देंगे हम 30 सेकेंड का, उसके बाद आप उसको सॉल्व करिएगा, अपने आप को जज कीजिएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया, ठीक है। तो अगले क्लास से एकदम लाइव मिलेंगे हम लोग, इंटरेक्टिवली बात करेंगे, ठीक है।
चलिए एक दूसरे से ऐसे बात करेंगे कमेंट के थ्रू, आप कमेंट करिएगा, हम हर एक कमेंट को देखेंगे और आपका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ये जो है, ये जो पीडीएफ आपको जो मिल जाएगा, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और कल आपका 25 क्वेश्चन का इसी टॉपिक से टेस्ट होगा। हर टॉपिक के खत्म होने के बाद टेस्ट करते चलेंगे। इससे क्या होगा, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक भी बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में वो किस लेवल का, किस तरीके का हो। ठीक है, चल तो करेंगे हम लोग कल के क्लास में इसका एक टेस्ट करेंगे 25 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद।